Assalamu alaikum. I am Advocate Umme Hani Intakhab. A very warm welcome to everyone in the Study Point online classes and the Hind Guru online classes. So I hope all my law aspirants are fine and ready to begin with the class. All right. So let's start with our today's class. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्पेशली क्लैट एग्ज़ाम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारे सिलेबस में लीगल एप्टीट्यूड का पार्ट है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास एक कोटेशन के साथ। आज का हमारा कोटेशन है, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास एक कोटेशन के साथ। आज की हमारी कोटेशन है, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, आई वॉन्ट टू बिकम दिस, आई वॉन्ट टू बिकम दैट। तो सिर्फ सोचने से और बड़े बड़े सपने देखने से मंजिलें नहीं मिलती, बल्कि मंजिलें मिलती हैं, उन्हें मिलती हैं जो ज़िद पर अड़े होते हैं कि मुझे यहाँ पर ये काम करना है तो करना है, मुझे कुछ बनना है तो बनना है। जो ज़िद पर अड़ जाते हैं कि मुझे ये काम करना है, ये बनना है तो बनना है। ओके, उसके लिए आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बहुत कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और बहुत ही चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। बट यू हैव टू बी एट योर माइंड विथ योर सोल। एक कनेक्शन होना चाहिए। ओके, यू हैव टू बी एट योर माइंड विथ योर सोल। अब बीच बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं जो आपका माइंड डाइवर्ट करेंगे, बट उन सब को इग्नोर करते हुए आपको सिर्फ अपने मेन गोल पर, मेन एम पर फोकस करना है कि मुझे ये बनना है। आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। ओके, देन ओनली यू कैन डू इट। और ख़ुद पर एक बिलीव रखना है कि येस आई कैन डू इट। ओके, तो हमारी आज की क्लास है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। ओके, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारा जो सिलेबस है लीगल एप्टीट्यूड का, वो क्लैट के एंट्रेंस एग्ज़ाम में या फिर किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंक्लूड नहीं किया गया है। आपके लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिर्फ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इंक्लूड किया है, इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को। पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको नहीं पढ़ना है, ये बहुत बड़ा एक्ट है जो आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड लॉजिकल फैक्ट्स वगैरह ही आपको पढ़ने हैं। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट आया है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का कॉन्सेप्ट है। ये ब्रिटिशर्स के टाइम का कॉन्सेप्ट है, जब ब्रिटिशर्स हम पर राज करते थे, ये तब का कॉन्सेप्ट है। ओके, ये अप्लाई कब हुआ था हमारे इंडिया में? इट इज़ अप्लाइड ऑन 1 सितंबर 1872। ओके, 1872 1 सितंबर को ये हमारे इंडिया में अप्लाई हुआ था लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यहाँ तक बात समझ आई। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट? ये समझने के लिए आपको उससे पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट इज़ एन एग्रीमेंट एंड हाउ एन एग्रीमेंट बिकम्स द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम समझेंगे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ एन एग्रीमेंट एंड हाउ एन एग्रीमेंट बिकम्स द कॉन्ट्रैक्ट। ये हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सॉरी, अब ये मैं आपको समझाऊंगी कि एग्रीमेंट होता क्या है एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक सिचुएशन के थ्रू। ओके, तो एक एग्जाम्पल है आपके सामने। एक लेडी हैं जिनका नाम है मिस बरीज़ा। ओके, एक लेडी हैं जिनका नाम है मिस बरीज़ा और इनकी एक फ्रेंड हैं जिनका नाम है मिस लिबा। ओके, तो ये जो लेडी हैं मिस बरीज़ा, ये एक ऑफ़र देती हैं, एक ऑफ़र बनाती हैं। ये किसको देती हैं ये ऑफ़र? अपनी फ्रेंड को, मिस लिबा को। किस चीज़ का ऑफ़र देती हैं? एक चाय का। ओके,
ये जो मिस बरीज़ा हैं ये इनवाइट करती हैं लिबा को अपने घर पर चाय के लिए। ओके, तो ये ऑफ़र दे रही हैं लिबा को चाय के लिए। अब जो ये लिबा हैं वो एक्सेप्ट कर लेती हैं ये ऑफ़र कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारे घर पर चाय पर आ जाऊंगी। तो ऑफ़र दिया मिस बरीज़ा ने और एक्सेप्ट कर लिया मिस लिबा ने। तो ये क्या है, ये ऑफ़र है और एक्सेप्टेंस है। अब ये जो मिस लिबा हैं इन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन सामने एक शर्त रख दी कि भाई ठीक है मैं तुम्हारे घर आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, हमारी दोस्ती बचपन की है, तो सिर्फ एक चाय से काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, चाय के साथ मेरे लिए स्नैक्स का भी तो ये जो मिस लिबा हैं ये बरीज़ा को से बोलती हैं कि सिर्फ चाय से काम नहीं चलेगा, आपको मेरे लिए चाय के साथ साथ स्नैक्स और स्वीट्स भी अरेंज करने पड़ेंगे, तभी मैं आऊँगी, सिर्फ एक कप चाय पीने मैं नहीं आऊँगी। तो बरीज़ा जो है मान जाती हैं, ठीक है मैं आपके लिए स्नैक्स भी कर दूंगी अरेंज और स्वीट्स भी कर दूंगी। और बोलती हैं मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स में समोसा, बर्गर और चिप्स भी अरेंज करूंगी, तो प्लीज़ मेरे घर आ जाना। ओके, अब लिबा जो हैं बड़ी खुश हो जाती हैं, कहती हैं ठीक है मैं आ जाऊंगी। अब क्या होता है, जिस दिन के लिए मिस बरीज़ा ने इनवाइट किया था मिस लिबा को, अपनी बर्थडे के लिए इनवाइट किया था सिर्फ अपनी एक ही फ्रेंड को, मिस लिबा को, तो बड़ी खुश थी मिस बरीज़ा अपनी बर्थडे के लिए। अब क्या हुआ, इनकी बर्थडे पर लिबा नहीं आई। अब सारे के सारे स्नैक्स ठंडे हो रहे हैं, बरीज़ा बार बार टाइम देख रही हैं कि भाई मुझे केक भी कट करना है और लिबा तो आई ही नहीं, मैं तो उसके साथ ही केक कट करूँगी। ओके, अब बरीज़ा वेट करती रहती हैं, टाइम देखती रहती हैं, लिबा आती नहीं है। तो बरीज़ा कॉल करती हैं लिबा को कि भाई लिबा कहाँ हो, सारा नाश्ता ठंडा हो रहा है, मैंने केक भी कट नहीं किया है, सब स्नैक्स जो मंगवाए थे वो ठंडे हो रहे हैं, बर्गर ठंडा हो रहा है, कहाँ हो, क्यों नहीं आई। तो लिबा कहती है भाई आज मैं नहीं आ सकती, सॉरी आज मैं नहीं आ सकती। अब लिबा जो है मना कर देती हैं, बरीज़ा हो जाती हैं बहुत उदास। अब ये जो पूरा सिनेरियो है इसमें क्या हुआ है, एक ऑफ़र बनी है जो मिस बरीज़ा ने बनाई है और मिस लिबा ने एक्सेप्ट भी किया है उस ऑफ़र को। तो यहाँ ऑफ़र बनी और एक्सेप्ट हो गई, तो ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस होता है आपका एग्रीमेंट, इसे ही बोलते हैं एग्रीमेंट। If a party gives the offer to the another party and that party accepts that offer, then it is called an agreement. इसे ही agreement बोलते हैं। जब ऑफ़र दिया जाता है और सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो ये एग्रीमेंट बन जाता है। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरा, ये बताइए ये जो मिस बरीज़ा हैं इन्होंने ऑफ़र दी मिस लिबा को, तो क्या ये जो लिबा हैं इनके पास समथिंग इन रिटर्न था, कुछ रिटर्न में था इनके पास? जो लिबा हैं इनके पास समथिंग इन रिटर्न था। समथिंग इन रिटर्न का मतलब कुछ रिटर्न में मिल रहा था इस ऑफ़र के बदले उनको? बिल्कुल मिल रहा था। समथिंग इन रिटर्न क्या मिल रहा था लिबा को? स्नैक्स मिल रहे थे प्लस स्वीट्स मिल रही थी और प्लस चाय भी मिल रही थी। तो समथिंग इन रिटर्न लिबा के लिए तो था, बट बरीज़ा के लिए कुछ था समथिंग इन रिटर्न? नहीं, बरीज़ा डिड नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न। इन्होंने सिर्फ एक ऑफ़र दी थी, उसके बदले इनको कुछ नहीं मिल रहा था, तो बरीज़ा डिड नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न। ओके, अब एक सवाल और है, जब ये बरीज़ा ऑफ़र दे रही थी मिस लिबा को, तो क्या इन दोनों में से किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन था या ये इंटेंशन थी कि अगर सारा नाश्ता ठंडा हुआ या मेरी चाय ठंडी हुई, मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई, तो मैं इसके खिलाफ एक लीगल एक्शन लूँगी, कोर्ट में केस फाइल करूँगी? ऐसा कुछ था दोनों में से किसी के भी दिमाग में? कोई लीगल इंटेंशन नहीं थी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंशन
to create legal relationship। दोनों में से किसी के भी दिमाग में ये इंटेंशन नहीं थी कुछ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, दोनों में से किसी के भी दिमाग में नहीं था। तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। फर्स्ट, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट। सेकेंड, देयर शुड बी समथिंग इन रिटर्न फॉर बोथ द पार्टीज। अब यहाँ पर रिटर्न में लिबा के लिए तो था, पर बरीज़ा के लिए रिटर्न में कुछ भी नहीं था, तो यहाँ ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, समथिंग इन रिटर्न फॉर बोथ द पार्टीज। थर्ड पॉइंट है हमारा इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। ये थर्ड पॉइंट है। यहाँ पर अगर कुछ उसके खिलाफ हो रहा है तो क्या वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर सकती है? ऐसा कोई इंटेंशन था? नहीं था। कोई लीगल रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रही, तो यहाँ सिर्फ एक ही कंडीशन फुलफिल हो रही है, देयर इज़ एन एग्रीमेंट। सिर्फ एग्रीमेंट बना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। अब तीनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन सकता। इट रिमेन्स एन एग्रीमेंट। वो सिर्फ एक एग्रीमेंट बनकर ही रह जाता है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। तो इस सिचुएशन में सिर्फ एग्रीमेंट बना। अब एग्रीमेंट के भी टाइप्स होते हैं। ये किस टाइप का एग्रीमेंट बना है? ये सोशल एग्रीमेंट है या डोमेस्टिक एग्रीमेंट है या फिर कमर्शियल एग्रीमेंट है? ये है आपका सोशल एग्रीमेंट। ये सिचुएशन जो है ये है आपका सोशल एग्रीमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, सिर्फ एक सोशल एग्रीमेंट बना है। सोशल एग्रीमेंट होता है जब सोसाइटी में 2 लोगों के बीच या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच कोई एग्रीमेंट बनता है, उसे कहते हैं सोशल एग्रीमेंट। तो ये सिर्फ सोसाइटी के लोगों के बीच एक एग्रीमेंट बना है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक हस्बैंड है जो अपनी वाइफ को ऑफर देता है। ओके, किसको ऑफर देता है? अपनी वाइफ को। ओके, हस्बैंड है अपनी वाइफ को ऑफर दे रहा है और वाइफ जो है वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। ओके, वाइफ जो है उसकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेती है और ऑफ़र क्या होती है? वो गोल्ड नेकलेस की ऑफ़र होती है। गोल्ड नेकलेस। हस्बैंड जो है वो ऑफ़र देता है अपनी वाइफ को कि भाई हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पर मैं तुम्हें गोल्ड नेकलेस गिफ्ट करूँगा, तो क्या तुम एक्सेप्ट करोगी? अब दुनिया की ऐसी कोई वाइफ नहीं है जो ये ऑफ़र एक्सेप्ट ना करे। बिल्कुल करेगी, ऑफ़र देने से पहले ही एक्सेप्ट हो जाएगी वो। तो उसने बिल्कुल एक्सेप्ट कर ली है ऑफ़र। अब यहाँ क्या हुआ? ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बन गया। सो अकॉर्डिंग टू अवर फर्स्ट कंडीशन यहाँ एग्रीमेंट बन चुका है। ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू एन एग्रीमेंट। तो फर्स्ट कंडीशन जो थी वो हमारी फुलफिल हो चुकी है। अब सेकंड कंडीशन क्या थी? सेकंड कंडीशन है समथिंग in return for both the parties। अब यहाँ पर क्या हुआ? समथिंग इन रिटर्न फॉर बोथ द पार्टीज़। यहाँ पर दोनों पार्टीज़ में कुछ, किसी को रिटर्न में कुछ मिल रहा है, वाइफ को मिल रहा है सिर्फ। ओके, वाइफ को क्या मिल रहा है इस ऑफ़र के रिटर्न में? गोल्ड नेकलेस। लेकिन हस्बैंड को कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो समथिंग इन रिटर्न फॉर बोथ द पार्टीज़, ये कंडीशन जो थी हमारी फेल हो गई क्योंकि सिर्फ वाइफ को ही रिटर्न में मिल रहा था, हस्बैंड को कुछ भी नहीं मिल रहा। अब क्या हुआ? ये जो हस्बैंड है ये नेकलेस लाना एनिवर्सरी पर भूल गए। ओके, हस्बैंड जो है ऑफिस से ऐसे ही आ गए और वाइफ के लिए नेकलेस लाना भूल गए। अब क्या हालत होगी इस हस्बैंड की आप जान सकते हैं। ठीक है, ये भूल चुका है अपनी वाइफ के लिए नेकलेस लाना। अब यहाँ क्या हुआ? थर्ड कंडीशन फुलफिल हुई क्या?
Intention to create a legal relationship is our third condition. Intention to create a legal relationship. कोई लीगल रिलेशनशिप बन रही है यहाँ. जब हस्बैंड अपनी वाइफ को ये ऑफर दे रहा था गोल्ड नेकलेस की, तो क्या इन दोनों में से किसी के भी दिमाग में लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने का कोई आइडिया था? नहीं था. कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं थी. ऐसा नहीं था कि वाइफ ने ये सोचा अगर ये हस्बैंड नहीं लाया तो मैं इस पर केस करूँगी. ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी नहीं था. तो ये कंडीशन भी हमारी फेल हो गई. लीगल रिलेशनशिप बनने का कोई भी इंटेंशन दोनों के दिमाग में नहीं था. तो ये क्या हुआ? ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना. इस एग्जाम्पल के थ्रू भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, सिर्फ एक एग्रीमेंट बनकर ही रह गया. अब ये कौन सा एग्रीमेंट है? फर्स्ट एग्जाम्पल में था हमारा सोशल एग्रीमेंट जो सोसाइटी के लोगों के बीच में होता था. अब ये कौन सा एग्रीमेंट है? दिस इज कॉल्ड दी डोमेस्टिक एग्रीमेंट. ये हमारा डोमेस्टिक एग्रीमेंट है. डोमेस्टिक एग्रीमेंट होता है जो घर में ही एग्रीमेंट होता है लोगों के बीच में, फैमिली मेंबर्स के बीच में. तो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है. इस पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई भी इंटेंशन नहीं है टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. तो ये सिर्फ एक एग्रीमेंट बनकर रह गया, ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना. ओके. अब एक और एग्जाम्पल लेंगे हम. एक पर्सन है एक्स. ओके. ये ऑफर देते हैं वाई को. ओके. ये वाई है. क्या ऑफर देते हैं? एक्स ऑफर देते हैं वाई को कि भाई वाई, क्या तुम मेरी कार लोगे? मैं कार बेच रहा हूँ तो क्या तुम लोगे? तो वाइफ कहते हैं, सॉरी वाई कहते हैं बिल्कुल लूँगा. तुम कितने पैसों में दोगे? तो एक्स कहता है 2 लाख रुपए. ओके. 2 लाख रुपए. तो वाई जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है मैं ले लूँगा तुम्हारी कार. ओके. तो यहाँ क्या हुआ? ऑफर भी हुई और एक्सेप्टेंस भी मिल गई. तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन गया हमारा? एग्रीमेंट. तो फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल हो चुकी है. अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है? समथिंग इन रिटर्न फॉर बोथ द पार्टीज. समथिंग इन रिटर्न फॉर बोथ द पार्टीज. अब ये कंडीशन भी यहाँ पर फुलफिल हो चुकी है क्योंकि दोनों पार्टीज को रिटर्न में मिल रहा है. क्या मिल रहा है? एक्स को मिल रहा है 2 लाख रुपए अपनी कार के बदले में, और वाई को क्या मिल रहा है? वाई गेट्स दी कार. वाई को पैसे देकर कार मिल रही है और एक्स को कार देकर पैसे मिल रहे हैं. तो दोनों को समथिंग इन रिटर्न मिल रहा है. तो सेकंड कंडीशन हमारी फुलफिल हो चुकी है. अब थर्ड कंडीशन हमारी क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. तो यहाँ क्या कोई इंटेंशन है टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप? अब ये हो भी सकती है और नहीं भी. ओके. ऐसा हो भी सकता है कि एक्स का जो है मूड चेंज हो जाए और वो बोले भाई अब मुझे कार सेल नहीं करनी अपनी और मेरा मूड बदल गया है. या वाई की भी ये इंटेंशन हो सकती है कि नहीं भाई अब मैं तुम्हारी कार 2 लाख में नहीं लूँगा, 1.5 लाख में लूँगा. तो ये क्या हुआ? ये ऑफ़र पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं हुई, ठीक कंडीशन से फुलफिल नहीं हुई ये कंडीशन. ओके. तो यहाँ क्या हुआ? एक्स की इंटेंशन और वाई की इंटेंशन हमें नहीं पता कि क्या है. तो ये हो भी सकता है और नहीं भी. अब ध्यान से सुनिए. ये जो हमारा एग्रीमेंट है, जो एग्रीमेंट हमारा बना है एक्स और वाई के बीच में, ये कौन सा एग्रीमेंट है? एक्स अपनी कार दे रहा है और पैसे ले रहा है और वाई पैसे देकर उसकी कार ले रहा है. तो दोनों को रिटर्न में मिल रहा है. तो ये क्या हो रहा है? एक्सचेंज, सामान
बेचने का एक्सचेंज हो रहा है, सामान खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है। तो ये कौन सा एग्रीमेंट है? दिस इज कॉल्ड द कमर्शियल एग्रीमेंट। ओके, ये कौन सा एग्रीमेंट हुआ हमारा? कमर्शियल एग्रीमेंट। कमर्शियल एग्रीमेंट क्या होता है? कमर्शियल एग्रीमेंट होता है बिजनेस से रिलेटेड, जिसमें चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं, खरीदी बेची जा रही हैं, उसे बोलते हैं कमर्शियल एग्रीमेंट। ओके, तो यहाँ हुआ हमारा कमर्शियल एग्रीमेंट। अब जब भी कमर्शियल एग्रीमेंट होता है तो हम एक अजम्पशन ले लेते हैं। अजम्पशन मतलब हम मान लेते हैं कि देयर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। ओके, हम मान लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि देयर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। ओके, जब भी कभी कमर्शियल एग्रीमेंट होगा दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, तो वहाँ पर इंटेंशन होगी ही होगी टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। तो इस एग्जाम्पल में हमारी थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो चुकी है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारे पास फर्स्ट क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट। और सेकंड, समथिंग इन रिटर्न। सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो चुकी है, एग्रीमेंट भी बन चुका है, और थर्ड कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो चुकी है कि देयर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। तो तीनों कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि दैट एग्रीमेंट can be enforceable by law। अब क्या है इसका मतलब? अगर अब X ने या Y ने कुछ भी नाटक किया या पीछे हटे, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम कोर्ट में इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। यही होता है एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब जब तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, तब हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाती है कि दिस एग्रीमेंट कैन बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। और ये जब कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ये बन जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट। अगर तीनों कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं और फिर हम उसको लॉ में एनफोर्स करा सकते हैं, देन ओनली इट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तीनों कंडीशंस के बाद भी हमें ये सेटिस्फाई करना है कि इसको हम एनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉ में एनफोर्स करा सकते हैं या नहीं, then only it can become the contract, otherwise it remains an agreement। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वो सिर्फ आपका एक एग्रीमेंट बनकर रह जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। ओके, ऑल राइट। अब आपको तीनों एग्जाम्पल्स के थ्रू ये समझ आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, एग्रीमेंट क्या होता है, और एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं। ओके, अब आपके सामने डेफिनेशन भी, एक जनरल डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ओके, अब कॉन्ट्रैक्ट मीन्स when an offer is made by a party and that offer accepted by the another party, offer plus acceptance, then it becomes an agreement। okay, when an offer is made by a party and that offer is accepted by the other party, then it becomes an agreement, and that agreement also if it is enforceable by law, अगर ये agreement भी enforceable by law है, then it will become a contract। okay, अब ये enforceable by law कैसे होगा? तीन कंडीशंस के थ्रू ये एनफोर्स करा सकते हैं। फर्स्ट इज देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है? कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न जो हम बार बार पढ़ रहे हैं वही होता है कंसिडरेशन।
थर्ड है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। ओके, ये तीनों की तीनों कंडीशंस जब फुलफिल हो जाएंगी तो ये हम लॉ में एनफोर्स करा सकते हैं, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये बन जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट। When an offer is made by a party and accepts by the another party, it will become an agreement. First condition हो गई आपकी, offer बन गया, accept भी हो गया, then it becomes an agreement. And that type of agreement in which both the parties receives the consideration, something in return, both the parties receive the consideration in return, and there is an intention to create a legal relationship. Third essential, and this is second essential. It will become a contract. समझ आ गया? ऑफर बनी, एक्सेप्ट हो गई, बन गया है एग्रीमेंट। फिर इस एग्रीमेंट में भी अगर दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिल रहा है, कुछ ना कुछ रिटर्न में मिल रहा है, एंड विद दिस देयर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, कुछ भी अगर हमें एक्शन ले सकते हैं इनके अगेंस्ट लॉ में, कोर्ट में हम जा सकते हैं केस फाइल करने के लिए, तो कोई ऐसा इंटेंशन है टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, देन इट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब समझ आ गया क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज एन एग्रीमेंट एंड हाउ एन एग्रीमेंट बिकम्स द कॉन्ट्रैक्ट। ये हमें क्लियर हो चुका है। अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, which has a wider concept, an agreement or a contract? किसका कॉन्सेप्ट बड़ा है, एग्रीमेंट का बड़ा है या कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा है? अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है। अब बड़े होने का मतलब ये नहीं होता, वाइडर का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। अब जो हमारा एग्रीमेंट है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एग्रीमेंट इंक्लूड्स सोशल एग्रीमेंट, agreement also includes domestic agreement, and agreement also includes the commercial agreement. ये सारे के सारे एग्रीमेंट्स हैं, सोशल, डोमेस्टिक एंड कमर्शियल, तीनों मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब ये सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनते, इनमें से कुछ ही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, सबके सब एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स होते हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर एग्रीमेंट तो रहे होंगे, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बने, तो कभी ना कभी वो एग्रीमेंट थे। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कभी ना कभी अपने टाइम पर एग्रीमेंट थे, पर सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, तो सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं, लेकिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तो एग्रीमेंट्स होते ही होते हैं, किसी ना किसी टाइम पर वो पहले एग्रीमेंट ही थे। तो वाइडर क्या हुआ, ये कभी ना कभी का मतलब क्या है, एग्रीमेंट वाइडर है, एग्रीमेंट वाइडर कॉन्सेप्ट है रेदर देन दी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब हमारे एग्रीमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स आर देयर? तो हमारे दो टाइप्स के एग्रीमेंट हैं, वैसे तो तीन हैं, ये दो मैंने एक ही में डाल दिए, सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट, एंड नेक्स्ट इज कमर्शियल एग्रीमेंट। ओके, अब सोशल एग्रीमेंट और डोमेस्टिक एग्रीमेंट की एक ही डेफिनेशन है, अनलेस स्पेसिफाइड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, it is not presumed to create a legal relationship, so it is not enforceable by law.
जब तक स्पेसिफाइड का मतलब है जब तक आप स्पेसिफाई ना कर दें, स्पेसिफिकेशन ना दे दें। जैसे अभी मैंने आपको हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल दिया था गोल्ड नेकलेस का, तो अगर उस एग्जाम्पल में बार बार हस्बैंड एक ही प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें अब ला कर दूंगा गोल्ड नेकलेस, अब मैं तुम्हें डायमंड रिंग ला कर दूंगा, और हर बार झूठ बोल देता है, पागल बनाता है वो वाइफ को, तो वाइफ जो है बोलती है कि ये अब तुम्हारा लास्ट टाइम है। हस्बैंड बोलता है अब तो मैं पक्का लेकर ही आऊँगा, ये मेरा लास्ट टाइम है, अब मैं तुम्हें गोल्ड नेकलेस लाकर ही दूंगा। तो वाइफ जो है वो कहती है भाई तुमने बहुत झूठ बोल लिए, अब ये तुम्हारा लास्ट चांस है, मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ, अगर अब भी नहीं लेकर आए तो फिर मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल करूँगी कोर्ट में, क्योंकि तुम मुझे बार बार झूठ बोलते हो, पागल बनाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, वाइफ ने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल करूँगी कोर्ट में। तो जब तक आप स्पेसिफाई ना कर दें, स्पेसिफिकेशन ना दे दें, तब तक आप हम कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का आइडिया प्रिज्यूम नहीं कर सकते। जब तक एक स्पेसिफिकेशन ना हो हमारे पास तो कभी भी सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट कभी भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, जब तक उसमें स्पेसिफिकेशन नहीं होगा। ओके, सो इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट को हम कभी भी कोर्ट में लॉ में एनफोर्स नहीं करा सकते। ओके, नेक्स्ट इज कमर्शियल एग्रीमेंट। देयर इज ऑलवेज एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। कमर्शियल एग्रीमेंट में मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ, हमेशा अजम्पशन होती है टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। जैसे ही कोई कमर्शियल एग्रीमेंट होगा, बिजनेस से रिलेटेड होगा, अगर कोई चीज़ बेची जा रही है, खरीदी जा रही है, तो वो कमर्शियल एग्रीमेंट है, और उसमें हम प्रिज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इसमें इंटेंशन है लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने की। तो अब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो उसके अगेंस्ट लॉ एक्शन लेगा, सो इट इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। आप कोर्ट में उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं अगर आपका कमर्शियल एग्रीमेंट टूटता है तो। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट की लीगल लैंग्वेज जो लॉ के अकॉर्डिंग दे रखी है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज A contract is a legally binding agreement. Already I told you, legally binding होता है, आप इसको enforce करा सकते हैं लॉ में। ओके, an agreement which is enforceable by law वही contract बनते हैं। That defines, जो बताता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एंड governs the rights and duties between or among its parties, जो प्रोटेक्ट करता है दोनों पार्टीज़ के राइट्स को और ड्यूटीज़ को। ओके, दोनों पार्टीज़ के राइट्स और ड्यूटीज़ को प्रोटेक्ट करता है, वो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो पार्टी का मतलब है ये है प्लूरल फॉर्म। इसका मतलब होता है कम से कम दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। कभी भी एक सिंगल इंसान अपने ही आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जैसे मैं अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ कि भाई उम्मे हानी मैं तुम्हें नेक्स्ट मंथ अपने आप को ही कार गिफ्ट करूँगी, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये एक रेजोल्यूशन है। अपने आप से किए गए प्रॉमिस ये एक रेजोल्यूशन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं होते। ओके, अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ लीगली एनफोर्सेबल, लॉ में एनफोर्स करा सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं व्हेन इट मीट्स दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल लॉ। लॉ कभी भी बीच में ऐसे ही नहीं आएगा बिना रिक्वायरमेंट के। जब तक आपको लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब तक लॉ बीच में नहीं आ सकता। जब रिक्वायरमेंट होगी तभी आप लॉ को बीच में ला सकते हैं। A contract typically involves the exchange of goods, चीज़ों का बेचना खरीदना, सर्विसेज देना सर्विसेज लेना, मनी पैसों का एक्सचेंज, पैसे देकर कुछ चीज़ लेना, कार लेना जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, और अ प्रॉमिस ऑफ एनी ऑफ दोज, और इन सब चीज़ों का प्रॉमिस, ठीक है, वो कहलाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। इन द इवेंट ऑफ ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना,
कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, ब्रीच कर दिया। द इंजर्ड पार्टी में सीक जुडिशियल रेमेडीज। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, तो इंजर्ड पार्टी जो है, इंजर्ड पार्टी का मतलब है जिसका नुकसान हुआ है, प्लेंटिफ बोलते हैं जो केस फाइल करता है। तो इंजर्ड पार्टी है जिसका नुकसान हुआ है, जिसको धोखा मिला है, वो क्या कर सकती है, वो में सीक दी जुडिशियल रेमेडीज, वो कोर्ट में जा सकती है, लीगल एक्शन ले सकती है, ओके, जिसने धोखा दिया है उसके अगेंस्ट, सच एज डैमेजेस और कैंसिलेशन। तो जो इंजर्ड पार्टी है वो कोर्ट में जा सकती है, क्लेम कर सकती है अपने डैमेजेस, जो नुकसान हुआ है। जैसे एक्स और वाई में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कार बेचने का और ख़रीदने का। अब एक्स जो है वो डिनाई कर देता है कि मुझे कार नहीं बेचनी। अब वाई जो है वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि भाई ऐसा मत करो, मैंने तो अपनी फैमिली में भी बता दिया है कि मैं गाड़ी लेने वाला हूँ, और मैंने अपनी मार्केट में भी सबको बता दिया है, सब फ्रेंड्स को बता दिया है, तो मेरी एक रेपुटेशन है जो ख़राब हो जाएगी। अब एक्स कहता है मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपनी गाड़ी नहीं बेचनी। तो जो इंजर्ड पार्टी है वो कौन है इसमें, वाई, जिसका नुकसान हुआ है, जिसके साथ धोखा हुआ है। तो ही कैन टेक द एक्शन अगेंस्ट एक्स, तो वो एक्शन ले सकता है एक्स के अगेंस्ट, या फिर वो कोर्ट में ये भी बोल सकता है कि भाई बहुत नाटक हो गया एक्स का, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट रखना ही नहीं, कैंसिल कर दो, तो वो कैंसिल भी करा सकता है। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको कॉन्ट्रैक्ट की लीगल लैंग्वेज। अब इन एन एग्रीमेंट देयर इज़ अ प्रॉमिस फ्रॉम बोथ द साइड्स। ओके, जब भी कोई एग्रीमेंट बनता है तो दोनों साइड से प्रॉमिस होते हैं, दोनों साइड से वादे होते हैं, प्रॉमिस होता है कि हम ऐसा करेंगे। जो ऑफ़र देता है वो भी प्रॉमिस करता है, और जो एक्सेप्ट करता है वो भी प्रॉमिस रखता है। तो एग्रीमेंट में दोनों साइड से ही प्रॉमिस होते हैं। अब ये प्रॉमिस क्या है, व्हाट इज़ अ प्रॉमिस? A promise is a result of an offer or proposal by one person and its acceptance by the other. अब promise में जो है दो चीज़ें होती हैं, एक offer और दूसरा acceptance। ओके, अब एक पार्टी ऑफ़र कर रही है तो वो भी प्रॉमिस ही कर रही है, और दूसरी पार्टी जो ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रही है तो वो भी प्रॉमिस ही कर रही है दूसरी पार्टी से। तो दोनों के बीच में प्रॉमिस होता है व्हेन एन ऑफर इज़ मेड बाय अ पार्टी एंड इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द अनदर पार्टी, तो ये बन जाता है प्रॉमिस, ये बन जाता है एक एग्रीमेंट। ओके, अब एक इलस्ट्रेशन लेंगे। व्हेन मोहन मेक्स अ प्रपोजल, मोहन है, he makes a proposal to sell his cycle to सोहन। मोहन देता है प्रपोजल सोहन को to sell his cycle for ₹5,000। ₹5,000 में ये अपनी साइकिल देता है। तो ऑफर दी है मोहन ने, ओके, एंड सोहन एक्सेप्ट्स हिज प्रपोजल। तो सोहन जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है इसकी प्रपोजल। देयर रिजल्ट्स अ प्रॉमिस बिटवीन टू पर्सन। तो क्या बन गया, ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बन जाता है प्रॉमिस। ये प्रॉमिस बन गया, दोनों पार्टी ने एक दूसरे से प्रॉमिस कर लिया कि मैं साइकिल दूंगा, और दूसरा साइकिल ले रहा है, प्रॉमिस कर रहा है। तो ये क्या बन गया, एक प्रॉमिस। ओके, ये बन गया एक एग्रीमेंट। ओके, अब ये जो एग्रीमेंट है ये हम एनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉ में एनफोर्स करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक कमर्शियल एग्रीमेंट है, यहाँ पैसों का एक्सचेंज हो रहा है, चीज़ों का एक्सचेंज हो रहा है। साइकिल देकर पैसे लिए जा रहे हैं, तो कौन सा एग्रीमेंट है, कमर्शियल एग्रीमेंट। और कमर्शियल एग्रीमेंट में क्या एजम्पशन होता है, वी कैन टेक दी लीगल इंटेंशन, लीगल एक्शन, सॉरी, देयर इज ऑलवेज एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप इन दी कमर्शियल एग्रीमेंट। ओके, क्लियर हो गया आज आप सबको कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, एंड हाउ एन एग्रीमेंट बिकम्स दी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो एवरीथिंग इज क्लियर। आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन वेरी थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और अच्छे से पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट को और एग्रीमेंट को, सबको, ठीक है। हाउ एन एग्रीमेंट बिकम्स दी कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज़ एन एग्रीमेंट, ये नेक्स्ट क्लास में आप
रिवाइज कर कर आएंगे. ओके, सो टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़.